के संरक्षक, लोकसभा के माननीय सांसद, वरिष्ठ नेता आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, संयोजक भाई आसिफ आजमी जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव, हमारे मित्र जयशंकर जी, इस आयोजन से जुड़े सभी साथी, सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, माटी के 8वें संस्करण के समारोह में उपस्थित होने का अवसर देने के लिए मैं आसिफ भाई के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और जिनको सम्मानित किया गया उनका फिर से एक बार अपनी ओर से, आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। माटी के कार्यक्रम में मैं अतिथि हूं, ये इस पर थोड़ी मुझे आपत्ति है, मुझे लगता है और मेरी आपत्ति जायज़ भी है। सामान्य रूप से निर्धारित तिथि और समय दोनों था जिस पर मैं उपस्थित हुआ, तो अतिथि का तो सवाल है। वैसे भी हमारे यहाँ अनजाने अतिथि भी आ जाते हैं तो उनको भी हमारे संस्कार में जो है खास तौर से पूर्वांचल के, कि उनको भी हम देवतुल्य सम्मान देते हैं। कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा है, इसमें कोई मेहमान बने, मुझे लगता है कोई नहीं चाहेगा, हर आदमी मेजबान ही बनना चाहेगा और मैं भी अपने को उसी श्रेणी में रखता हूँ। औपचारिकता के नाते कुछ बातें, पाल साहब ने बहुत कुछ कह दिया, मैं भी थोड़ी बातें आपसे करूँगा। हजारों वर्ष से अगर देखेंगे ऐतिहासिक रूप से, तो पूर्वांचल ने भारतवर्ष की विभिन्न संस्कृति को सशक्त करने का काम किया है। जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं, अगर गहनता से हम विचार करें तो उनको भी संरक्षित करने में पूर्वांचल का बड़ा योगदान है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जैसे इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण और पूर्वांचल की माटी में अंकुरित बौद्धिक और रचनात्मक प्रयासों से समाज को प्रकाशमान करने का काम किया है। मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में आप देखेंगे तो पूर्वांचल के कुछ नाम ऐसे मिलेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान किया है और इन विभूतियों ने ये सिद्ध भी किया है कि यदि व्यक्ति के लक्ष्य ऊंचे और स्पष्ट हों तथा मन में दृढ़ संकल्प हो तो शिखर तक निश्चित रूप से पहुंचा जा सकता है। मेरे पूर्व भी किसी ने ये बात, शायद राजेश जी ने बात कही थी। उपनिषद में हमारे यहाँ एक बात कही गई, धर्मान प्रमदित्यम, नीति परायणता से कभी डिगना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूँ कि असफलता और सफलता के बीच उद्देश्यों के प्रति दृढ़ संकल्प और उसकी पवित्रता का ही केवल फर्क होता है। जो पवित्र भाव से आगे बढ़ता है वह सफलता की पताका जरूर फहराता है और अपनी माटी की सच्ची सेवा भी करता है। मिट्टी के साथ गौरव और मातृत्व स्नेह, ये दोनों का भाव सदैव जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी मिट्टी को माता कहते हैं तब उसमें हमारे ऋषियों का दर्शन भी समाहित होता है। और ऋग्वेद में तो हमारे यहाँ कहा गया, मैं माता पृथ्वी मह्यम, यह महान पृथ्वी ही मेरी माता है, ऐसा ऋग्वेद हमें सिखाता है। और इसी स्नेह के साथ माटी ट्रस्ट का भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। माटी के सभी पदाधिकारियों और जिनको भी माटी से स्नेह है उनको, जिन्होंने पूर्वांचल की सांस्कृतिक परंपराओं, कला, साहित्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विस्तार करने, उसके संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका पिछले कई वर्षों से निभाने का काम किया है। और आसिफ भाई को विशेष रूप से साधुवाद। हम सब जानते हैं अभी फरवरी माह में ही महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मानवता का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ संपन्न हुआ है। जो सरकारी आंकड़े
हम सबके ध्यान में आए हैं। 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने इस पवित्र कुंभ में स्नान किया और केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया 45 दिन के इस आयोजन को देखकर आज आश्चर्यचकित है। कुछ लोगों ने जहाँ इसे अद्वितीय कहा, अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव कहा, वहीं अनेक विदेशी मीडिया के लोगों का कहना था कि भारत की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता पूरे वैश्विक समाज को प्रेरित करती रही है। ये हमारे पूर्वांचल की आध्यात्मिक विरासत का एक दूसरा अपूर्व पहलू है, जिसे अभी हाल ही में दुनिया ने देखा है, जिसके पवित्र सूत्र समूचे दुनिया का आज मार्गदर्शन कर रहे हैं। भौतिक रूप से सभी जिलों की सीमाओं से अलग हटकर पूर्वांचल को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है पूर्वांचल भारत के आध्यात्मिक मूल्यों में निहित है, केवल भूगोल में निहित नहीं। यानी पूर्वांचल में आप राजनीति, सामाजिक आर्थिक पहलू, कला संस्कृति के विस्तृत जगत की अंतहीन ऊर्जा को बराबर महसूस कर सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि राष्ट्र के पूरब का यह अंचल वास्तविक रूप से भारत के चित्र में मौजूद रंगों की तरह है। अभी 2 हफ्ते पहले ही हमने होली मनाई है, समाप्त हुई है, और आप सब जानते हैं कि रंग का सबसे बड़ा प्रयोजन यही है कि चित्त में नई ऊर्जा, नई आकांक्षा, नई खुशी, नए गीत, नए विचार और नया आनंद हो। राष्ट्र के मन के लिए रंगों का यह कार्य आज से नहीं, लंबे समय से पूर्वांचल ने किया है, और इसलिए मैं पूर्वांचल को अंतहीन सांस्कृतिक रंगों के सागर के रूप में व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ, जिसका न कोई प्रारंभ है और न ही कोई अंत है। पालसा पूर्वांचल के जिलों के बाहर बियॉन्ड भी पूर्वांचल के रंग का प्रभाव देखा जा सकता है, और जिसका जिक्र अभी मेरे पूर्व जगदम्बिका पाल साहब ने किया है। ब्रिटिश शासन काल में उस क्षेत्र से सैकड़ों वर्ष पहले हजारों लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में विदेश गए। अथक संघर्ष के पश्चात उस देश में अपना एक मुकाम हासिल किया। उनकी पीढ़ियों ने भी पूर्वांचल के रस और रंग को वहाँ भी जाकर के कायम रखा है, केवल वहाँ के शीर्ष पदों पर नहीं गए। क्योंकि ये पूरा इलाका चिंतकों, वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों, कलाकारों और तपस्वियों का केंद्र रहा है, इसलिए इसकी मिट्टी में कुछ ऐसा खास है जो व्यक्तित्व को परिपूर्णता प्रदान करता है। पृथ्वी सूक्त में हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना करते हुए एक बात कही थी कि हमारी मिट्टी धन, धान्य, तेज, समृद्धि और उत्तम राष्ट्र के निर्माण के लिए शक्ति प्रदान करे। और मैं उस श्लोक को दोहराऊंगा, सा नः प्रियम मधुदुहाम अथो वर्चसा उक्षतु सानो भूमिस्तसी बलम राष्ट्रे दधातु उत्तमे। यही पूर्वांचल की माटी की भी प्रार्थना रही है सदैव, और मैं समझता हूँ इसी तरह हजारों हजारों वर्ष से पूर्वांचल की मिट्टी ने वीरों को जन्म दिया। स्वतंत्रता के कालखंड में समाज के मन को जागृत कर नई ऊर्जा भरी, कला को सुरक्षित रखा, कलाकारों को प्रेरित किया, अनेक बड़े साहित्यकार पैदा किए, आध्यात्म से अमृत प्रकट किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित भारत की यात्रा में भी पूर्वांचल एक नई आर्थिकता का बनकर किसी भी देश के किसी हिस्से से कम योगदान नहीं करेगा। आज़ादी के संघर्ष को आप सब जानते हैं, नाम लूँगा तो शायद कोई नाम छूट जाए तो वो एक अनावश्यक विवाद का विषय बनेगा। कोई ऐसा अंचल नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ के लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष न किया हो, बलिदान न दिया। ये सच है कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे संवर्धित करने तथा एक समृद्ध और समावेशी समाज के निर्माण के लिए भाषा की विविधता भी आवश्यक है। और इस मामले में पूर्वांचल अत्यंत सौभाग्यशाली है, जहाँ हिंदी, भोजपुरी, अवधी, कुछ लोग मैथिली का भी प्रयोग करते हैं,
अनेक प्रकार की बोली जाने वाली भाषाओं ने मिलकर भाषाई विविधता द्वारा संपन्न सांस्कृतिक विविधता को जीवंत बनाए रखा है। वैदिक काल में पूर्वांचल संस्कृत का गढ़ हुआ करता था और बाद में पाली भाषा ने यहाँ अपनी जड़ें जमाने का काम किया। नए ज्ञान, विज्ञान और कला को लेकर जितनी भी लिखित और मौखिक भाषाएं आई हैं उनका पूर्वांचल ने सदैव स्वागत किया है। और हमारी संस्कृति में कहा गया है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्मदिः। अर्थात हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से न दबें, उन्हें किसी से बाधित भी न किया जा सके। संयुक्त निकाय वचन में हमारे पूर्वजों ने कहा, तापाच छेदाच चनिकसात सुवर्णामेव पंडितई। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे सोने को तपाकर उसे परखते हैं, वैसे ही मेरे विचारों पर विश्वास करने से पहले उसे परख लिया करो। इसके पीछे भावना यही थी कि कला संस्कृति में मौजूद और परखे हुए हीरे जवाहरात समाज के लिए सदैव प्रकाश स्रोत का काम करें। और इसलिए पूर्वांचल में भाषाई विविधता फली फूली और समाज में जहाँ भी सांस्कृतिक रिक्तता आई उसे भरने का काम लोगों ने किया। हजारों वर्षों से भाषाई विविधता और पूर्वांचल के साहित्य ने संस्कृति के बारे में हमारे दृष्टिकोण को केवल आकार नहीं दिया बल्कि नए विचार दिए। विविधताओं के बीच समाज में एकता कैसे सशक्त की जा सकती है और पूरी दुनिया में सांस्कृतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इसे भी अगर किसी को सीखना है तो पूर्वांचल से सीखना पड़ेगा। भक्ति काल में दक्षिण भारत के अलावा पूर्वांचल एक प्रमुख गढ़ हुआ करता था और उस कालखंड में भी विचारों के इसी व्यापक विस्तार को आगे बढ़ाते हुए जब संत कबीरदास कहते हैं, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिले, शब्द ही मोल न तोल। अर्थात अगर कोई बोलना अच्छा बोलना जानता हो तो शब्द के समान कोई धन हो नहीं सकता। हीरे का तो दाम लगाकर राजेश जी खरीदा जा सकता है, लेकिन शब्द का कोई मोल कभी संभव नहीं है। और संत तुलसीदास जी उसी को कहते हैं, कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसर समसब कहित हुई। अर्थात कीर्ति, कविता, संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो गंगा जल की भांति सबका हित करने वाली हो। कला के एक रूप कविता को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरिजस कलमल हारी। और संत कबीर उसी को दूसरे तरह से कहते हैं, जगभव का गावना का गावें, अनुभव गावें सौ अनुरागी हैं। और उसी परंपरा में संत रविदास, घृत कारण दधिमथय सयान, अजीवन मुकुट सदा निर्वाण। घी निकालने के लिए दही को मथा जाता है और जैसे ही घी निकल जाए तो मथना बंद कर दिया जाता है। ये सभी अनमोल दर्शन वहीं से निकले हैं, उसी मिट्टी से जहाँ की आप सुगंध हैं। इस बात का प्रमाण है कि पूर्वांचल ने मानवता को जो संस्कार दिए हैं वो न कभी मिट सकते हैं और न कभी ख़त्म होने वाले हैं। सभी महापुरुषों के एक एक शब्द ही समझ में आ जाएं तो मुझे लगता है कि जीते जी इंसान निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। भक्ति काल के बाद के वर्षों को देखें, पूर्वांचल की मिट्टी से आधुनिक कविता का जन्म ही हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम प्रकल श्रुतिसार है, प्रेम सकल स्मृति मूल, इस एक लाइन से साहित्य जगत में एक नई परंपरा की शुरुआत। उसके पश्चात पूर्वांचल को अनेक महान लेखकों और कवियों ने अपनी रचना से समृद्ध बनाया। आज भी जब हम पूर्वांचल का इतिहास देखते हैं तो मुंशी प्रेमचंद से लेकर महादेवी वर्मा तक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर बालकृष्ण भट्ट तक, हरिवंश राय बच्चन से लेकर यशपाल तक, धूमिल से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी तक, जयशंकर प्रसाद, राहुल संकीर्त्यान, नामवर सिंह
पांडे बेचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, कुबेरनाथ राय, राही मासूम रजा, कैफी आजमी, विद्या निवास मिश्र, अकबर इलाहाबादी, अनेक नाम, भोलानाथ तिवारी, अनेक नाम और लिए जा सकते हैं। जैसे अनेक, श्याम नारायण पांडे मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं, मैं भूल गया। जयशंकर जी को देखा तो मुझे फिर से खाना पड़ा, जिनको गिनाने में शायद पूरे दिन लग जाए, नाम खत्म नहीं होंगे। हमारे अनेक पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो समाज के लिए बड़ी समृद्ध वसीयत छोड़ गए और रहने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं हम। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता और विचारों के विस्तार के मामले में पूर्वांचल की माटी में अनेक हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। पूर्वांचल के आसमान में एक से बढ़कर एक तारे हैं, और केवल तारे नहीं, कई ध्रुव तारे भी हैं। उनकी रचनाओं, उनके आदर्शों से पवित्र और कीमती कुछ भी नहीं है आज हमारे सामने। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि माटी के साथियों के ऊपर एक जिम्मेदारी उन्होंने खुद ओढ़ ली है, इस पवित्र वसीयत का संरक्षण और संवर्धन करने की। मुझे लगता है कि पूर्वांचल से जुड़े हर साथी का, वो माटी से सीधे जुड़ा हो या न जुड़ा हो, मैं सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि माटी से जुड़ना माने खुद से जुड़ना है। भावी पीढ़ी को भाषाई समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता से हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये इस प्रकार की संस्था है। अलग अलग स्तरों पर, चाहें वो शैक्षणिक संस्थान हो, उनमें पाठ्यक्रमों का मसला हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंच हो, या फिर कोई विशेष अभियान जिसके माध्यम से नई पीढ़ी तक सभी परंपराएं हम पहुंचा सकें, जिन्होंने हजारों वर्ष तक हमें भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम किया, शांति, आदर्श और प्रेरणा देने का काम किया। एक और बात मैं कहूँगा, समाज के चित्त पर सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बचे खुचे तत्वों का बोझ अभी भी पड़ा हुआ है। उनका प्रभाव अभी गहरा है और देश में मैं कहूँ कि एक तरह से आंदोलन प्रारंभ हो गया है। औपनिवेशिक प्रभाव के हर एक अंश को समाज की मानसिकता से कैसे हटाया जाए। हमारी अपनी अनमोल परंपराओं के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र का चित्त औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त हो, और ये बड़ा आवश्यक मैं मानता हूँ। पिछले 1.5 दशकों में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी के नए माध्यमों का जिस प्रकार एक्सप्लोजन हुआ है, इस वजह से कहीं न कहीं समाज के विभिन्न अंगों का जोर नई पीढ़ी को कॉम्पिटिटिव बनाकर ग्लोबलाइज वर्ल्ड के लिए हमें तैयार करना हो। पहले के जो हमारे विश्वविद्यालय थे, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद का विश्वविद्यालय हो, कभी ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, इस पूरी आपाधापी में पुरानी पीढ़ी से एक बड़ी भारी भूल ये हो रही है, जो हम सब लोग कर रहे हैं, कि विभिन्न सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ नई पीढ़ी से दूर होती जा रही हैं। नई पीढ़ी की बड़ी आबादी को आज बहुत सी लोक कलाओं के बारे में जानकारी नहीं है। अगर गाँव को छोड़ दिया जाए तो नए शहरों में धीरे धीरे, जिनका नाम अभी पाल साहब ले रहे थे, हरवा हो, आल्हा हो, स्वांग हो, लोक नाटक हो, विदेशिया हो, अनेक इस तरह के जो हमारी परंपरा के अपमूर्त मूल्य रहे हैं, या तो लुप्त हो चुके हैं या फिर वार्षिक उत्सवों तक सिमट कर रह गए। मुझे तो लगता है कई विधाओं में परफॉर्म करने वाली शायद अब आखिरी पीढ़ी ही बची हुई है। मैं समझता हूँ कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामुदायिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाली कला की इन विधाओं को अगर सिर्फ वार्षिक कार्यक्रम और तीज त्यौहार तक सीमित रखें हम, तो भविष्य में समाज की गतिशीलता, उसकी जीवंतता और उसकी आर्थिक प्रगति पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माटी ने जो प्रयास इसमें किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। पूर्वांचल के प्रबुद्ध जनों को इसकी ताकत बनाना होगा। और हमारी संस्कृति में कहा गया, ऋतस्य पदम कवयो नीपांति, अर्थात विद्वान ही सत्य और धर्म दोनों की रक्षा करते हैं। माटी के साथ हम सब जुड़ करके प्रबुद्ध जनों की सामूहिक ताकत,
सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार निश्चित रूप से करेगी। हमारी नई पीढ़ी पूर्वांचल की मिट्टी के मूल्यों और परंपराओं को कैसे आत्मसात करे, इसका प्रयास हमें निरंतर करना होगा। एक दूसरा आग्रह करना चाहूँगा कि बदलाव से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्वाभाविक है और पूर्वांचल की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए हमने जो मंच चुना है उसमें डिजिटल और फिजिकल संसार दोनों के उपलब्ध माध्यमों से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आजकल फिजिकल इवेंट्स के अलावा रात भर लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अनेक ऐसे प्लेटफार्म हैं जिन पर कल्चरल एक्सचेंज के लिए युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं ये प्लेटफार्म। और मेरा आग्रह होगा कि माटी और कुछ और संस्थाएं अगर इस क्षेत्र में काम कर रही हैं तो हम युवा पीढ़ी को कला की विभिन्न विधाओं और उसकी विरासत से आसानी से इन माध्यमों से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ करें। संत कबीरदास पर डिजिटल कंटेंट और बनारस के संगीत घराने को लेकर इस तरह के अनेक अच्छे कंटेंट मैंने देखे हैं। ये प्रयास सराहनीय है जो हमारी विशुद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से युवाओं को विस्तृत रूप से एक कम्युनिटी के रूप में तैयार कर रही है। इसी तरह का प्रयास पूर्वांचल की लोक कलाओं, हस्तशिल्प के लिए भी हमें करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि इस नए अप्रोच के साथ हम बृहत्तर विश्व तक पूर्वांचल को लेकर जा सकेंगे। माटी एक अन्य सराहनीय पहल कर रही है जिसमें लगभग 51,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को युवाओं को स्कॉलरशिप, जॉब्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जोड़ने का अभियान माटी ने चलाया है और एक कल्चरल सेंटर की स्थापना की बात आपके बीच कही गई। अब सबका हम आसिफ आजमी ही करेंगे और हम लोग इस कार्यक्रम में आएंगे तो मुझे लगता है कि हमें आना भी नहीं चाहिए। अगर हम वास्तव में सोचते हैं कि हम भी पूर्वांचली हैं, हमारा भी उस मिट्टी से लगाव है, तो हमारा भी कुछ दायित्व है। क्योंकि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अगर हम कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आसिफ भाई केवल बदलाव करें और हम बैठ के तमाशा देखें तो बदलाव होता नहीं है। हमें खुद को बदलना होगा, खुद को समय देना होगा, खुद उस संस्था के लिए आगे आना होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है और विशेष रूप से जो इंडस्ट्री के साथी उनसे तो विशेष रूप से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि माटी का यह प्रयास माटी के पदाधिकारियों के लिए नहीं, माटी का ये प्रयास मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है, विकसित भारत में पूर्वांचल के योगदान के लिए है। इसलिए हम सब लोग, मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते माटी के, उसमें जो संभव होगा मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ काम में लगूँगा। पूर्वांचल के सांस्कृतिक ज्ञान और कलात्मक कौशल को बढ़ावा कैसे दिया जाए, सभी साथी इस अभियान को हर संभव समय भी दें, आर्थिक मदद भी करें, रिसोर्स प्रोवाइड करें, ये मेरा निवेदन होगा। ब्रह्म च छत्रम शोभे त्र्यम मस्तुमाम, आप सभी की ब्रह्म शक्ति और पुरुषार्थ दोनों ऐश्वर्य को प्राप्त हो, मेरी ऐसी प्रार्थना है। मैं माटी ट्रस्ट और आसिफ आजमी साहब और इसके सभी पदाधिकारियों, शुभचिंतकों, कार्यकर्ताओं को इस अप्रतिम आयोजन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह निरंतर पूर्वांचल फेस्टिवल का विस्तार करें, विदेश में भी माटी कार्यक्रम आगे हम सब आयोजित करें, ये मेरी एक कामना है। और जब भी आपका कोई भी हुक्म होगा तो जो बाकी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिस तरह से डटे रहेंगे, मैं भी उसी तरह आपके आदेश की प्रतीक्षा में रहूँगा। इतनी ही बात कह करके मैं आप सबने धैर्य से सुना, मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सम्मानित विभूतियों का फिर से एक बार अभिनंदन करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय पूर्वांचल।